हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए हम बात करते हैं पिछली क्लास की। पिछली क्लास में हम कर चुके थे प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। और हमने उसमें स्टार्ट कर दिया था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने लास्ट में पढ़ा था उसमें केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ा था? केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो तीन होते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। अब आज उसके आगे हमें पढ़ना है। आगे उसके हमें क्या आता है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे क्या? यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। हेडिंग क्या डालेंगे? यूजेज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। ये हमारी क्या हुई? हेडिंग होगी, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं इसमें आखिर क्या होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। देखिए भाई, आप लोग सभी जानते होंगे कि सेंटेंस में हमारी एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। इस वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अब जो हमारी वर्ब होती है, इस वर्ब को कौन कराता है? ये वर्ब है जो एक्शन है, ये कौन कराता है? इस वर्ब पर जो इफेक्ट पड़ता है वो सब्जेक्ट। मतलब कि इस वर्ब को कराएगा कौन? तो हमारा सब्जेक्ट कराएगा। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? वो वर्ब को कंट्रोल करता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा वर्ब को कंट्रोल करता है। भाई अगर करने वाला ही कुछ काम नहीं करेगा तो हम कैसे कहेंगे कि कुछ काम हो रहा है? तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब को कंट्रोल करता है। लेकिन इस वर्ब को एक्सप्लेन करने का काम हमारा कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। इस वर्ब को एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है? हमारा ऑब्जेक्ट करता है। इसलिए इसको, ठीक है, कौन करता है? एक्सप्लेन करने का काम ऑब्जेक्ट करता है। इस ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और इस सब्जेक्ट की जगह हम हमेशा क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस। क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस। समझ में आई बात? चलिए सर, आपने कहा बिल्कुल सर समझ में, ठीक है। अब देखिए भाई, अब बात आती है सर कि अगर हमारी वर्ब कुछ करेगी तो हम उस सब्जेक्ट को क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर आप कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसको हम कुछ क्या करने वाला है, कोई काम करता है। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको टीच पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर कहोगे। कहोगे कि नहीं? अगर एक डॉक्टर है, वो आपका पेशेंट है, जो डॉक्टर है वो आपका इलाज करेगा तो आप उसको क्या कहोगे? डॉक्टर कहोगे। कोई वकील है, आपका अगर केस लड़ेगा तो आप उसे क्या कहोगे? वकील कहोगे। ऐसे ही जब सब्जेक्ट है और जो वर्ब है हमारा, भाई वर्ब कुछ ना कुछ तो काम करेंगे हम। जब हम काम कर रहे होंगे तो सब्जेक्ट को हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल के लिखेंगे द नेम ऑफ सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? द नेम ऑफ सब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ वर्ब। फंक्शन ऑफ वर्ब। देखिए भाई, हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो वर्ब के फंक्शन पर डिपेंड करता है। हमारा जो सब्जेक्ट का नाम होगा वो वर्ब के फंक्शन के जैसा वर्ब काम करेगी उस हिसाब से हम उसको क्या देंगे? नाम। तो यहाँ पे हम एक साइड डालेंगे सब्जेक्ट और दूसरी साइड हो जाएगी हमारा वर्ब, ठीक है। क्या हो गई? वर्ब। देखिए भाई, अगर हमारी वर्ब क्या कर रही है? एक्शन दिखा रही है। वर्ब में मतलब कुछ काम हो रहा है जो एक्शन होने को बता रहा है, मतलब कुछ काम चल रहा है, एक्शन होने को बताएगा तो इस एक्शन करने वाले को हम कहते हैं डूअर। तब यहाँ सब्जेक्ट जो होगा उसका नाम हो जाएगा डूअर। क्या हो जाएगा? डूअर हो जाएगा नाम। दूसरा क्या होता है कि जब हमारा एक्शन हो गया, एक्शन के बाद यहाँ पे हमारा बताया जाए जैसे कुछ
अगर वो क्या कर रहा है, वो पोजीशन दिखा रहा है, अगर वर्ब हमारी क्या कर रही है, पोजीशन दिखा रही है, अगर वर्ब पोजीशन दिखा रही है तो उस पोजीशन को दिखाने के लिए उस अधिकार को होल्ड करने वाला एक होल्डर होता है, तब उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, होल्डर कहते हैं। अगर हमारी वर्ब हैपनिंग दिखाती है, क्या दिखाती है, वर्ब हैपनिंग दिखाती है, मतलब कि किसी घटना का होना बताती है, हैपनिंग्स। अगर वर्ब किसी हैपनिंग को बताती है तो उस हैपनिंग को होने वाला कौन कराएगा, कौन रिप्रेजेंट करा रहा है, तो उसका हमारे तब हमारा सब्जेक्ट का नाम हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव। उसको रिप्रेजेंट करने वाले को हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, वर्ब एक्शन करेगी, उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को नाम देते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। चलिए इसके आप लोग इसको पहले इतना नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं कि आपको करना क्या है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हमें लिखना है, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। ठीक है, इन द सेंटेंस। बातें आती है सर, हम कैसे समझें कि हमें सर सेंटेंस में, एक वाक्य में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर यही सब्जेक्ट हमारा बनेगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो इसमें हम एक पहले आपको मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखवा रहा हूँ, इसमें उसको समझेंगे। तो इसमें हमें लिखना है, देखो भाई आप लोग आंसर करके लिख लीजिएगा इसमें। व्हेन वी आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क्ड अ क्वेश्चन, आस्क नहीं, आस्क्ड मत लिखो, आस्क लिखो। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, when we ask a question with who and what, who and what we get our answer, we get our answer, that answer is called, that answer is called subject। देखिए भाई, मैंने कहा है कि जब भी हम क्या करेंगे, हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछने पे जो हमारा आंसर आएगा, क्वेश्चन पूछने पे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर मैंने कहा राम इज वॉचिंग मूवी। भाई राम क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है। अब हमें पता करना है सब्जेक्ट। तो हमने कहा, मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था कि अगर हमें किसी पर्सन के बारे में अगर सब्जेक्ट है वो उसको पता करना है तो हम हु से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे कौन टीवी देख रहा है, राम देख रहा है। तो हम यहाँ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हु इज वॉचिंग मूवी, हु इज वॉचिंग मूवी। तो इसमें हु का जवाब हमारा क्या आया, राम। तो ये राम हमारा क्या हो गया, इस सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, राम हमारा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या, हु इज वॉचिंग मूवी, आपने कहा सर राम, तो राम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा, विनीता is playing the guitar। अब बात आती है, सर आपने कहा हु इज प्लेइंग द गिटार,
हमने क्वेश्चन पुटअप किया किससे, हु से, हु इज प्लेइंग द गिटार, आपने कहा सर विनीता, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, विनीता, हमारा क्या बन जाएगा ये, जब हमने हु से क्वेश्चन पुटअप किया तो हमें आंसर में पता चला कि विनीता, विनीता क्या कर रही, गिटार बजा रही है, तो विनीता हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा SUV, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3, जैसे मैंने कहा a book is very expensive a book is very expensive। मैंने लिखा एक बुक है जो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हमने पूछा व्हाट इज वेरी एक्सपेंसिव, व्हाट से क्वेश्चन पुटअप किया, क्योंकि मैंने आपको नाउन चैप्टर में बताया था, नाउन चैप्टर में मैंने बताया था कि जब भी कभी नॉन लिविंग थिंग्स होगी, मतलब निर्जीव वस्तु होगी, अगर हमें उसको पता करना है कि वो नाउन है और एक सब्जेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए हम व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। व्हाट से क्वेश्चन पूछने पे जो हमारा आंसर मिलेगा, आंसर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन किससे पुटअप करेंगे, व्हाट से, तो मैं क्या कहूँगा, व्हाट इज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने पूछा व्हाट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आपने कहा सर बुक, क्या कहेंगे आप, बुक कहोगे आप कहोगे सर बुक वेरी एक्सपेंसिव है। तो व्हाट से जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसके जवाब में आया सर आ बुक, तो आ बुक हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बुक हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आई बात, यस और नो, समझ में आई ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने कहा एग्जांपल नंबर 4, a chair हैज पेंटेड, ठीक है, चेयर जो है वो पेंटेड हो चुकी है, मतलब उस पे पेंट हो गया है। तो व्हाट हैज पेंटेड, किस पर क्या है जिस पे पेंट हो गया है, व्हाट इज पेंटेड, व्हाट हैज पेंटेड। तो आप कहोगे सर चेयर, किसको पेंट कर दिया है, चेयर पर पेंट हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट से हमने क्वेश्चन किया तो आपने कहा सर चेयर, तो ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो आप लोग अब ये बताइए कि अब आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत होगी या नहीं। अब तो कोई दिक्कत वैसे मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आप लोग फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम आगे और क्वेश्चंस मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। देखिए भाई, जैसे मैंने इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, व्हाट आर पुट इन दीज बैग्स, तो आपने कहा सर बैग्स में क्या रखी है, बुक्स रखी है। तो इसके आंसर में हमारा क्या बनेगा, बुक्स आर पुट इन दीज बैग्स। तो हमारी क्या रखी हुई है, बुक्स रखी हुई है, तो बुक्स हमारा क्या बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो अब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, और उस सब्जेक्ट के बेसिस पे ही हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यूज कर पाते हैं। तो ये चीज़ हम अभी आगे टेंस जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझेंगे। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन with whom and what and we get our answer, तो that answer is called object, ठीक है, of a verb। वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है। उस वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए जब भी हम लिखते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जैसे जहाँ हम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहे थे तो वहाँ हम क्या यूज करते, सब्जेक्टिव केस यूज करते। अब इसमें हम इसमें हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। चलिए समझते हैं कि भाई कैसे हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने कहा रीना
रीना सॉ whom yesterday। मैंने कहा रीना सॉ whom yesterday, तो आपने कहा, तो हम इसमें क्या कहेंगे, रीना सॉ हिम या उसे, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा या हर, किसी भी लड़के या लड़की कोई भी था, हिम या हर yesterday। अगर हम, ये हमारा क्या बन गया, हिम या हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आया। ऑब्जेक्टिव केस आया है तो हमें पता चल गया कि सर जब भी हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें होम से क्वेश्चन पुटअप करना होगा। क्या करना होगा, क्वेश्चन पुटअप करना होगा होम से। अगर हम यहाँ ही लिखते या हम ही की जगह हर की जगह शी लिखते तो ये दोनों हमारे गलत हो जाते। यहाँ से हमारा बनता है एक एरर। ठीक है, प्रोनाउन का एरर सबसे बनना, शुरुआत जो होती है प्रोनाउन के एरर्स के क्वेश्चंस की वो यहीं से होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कहाँ सब्जेक्टिव केस आना है और कहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ क्या आना चाहिए था, और यहीं से हमारे क्या बनने स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल से बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा रोहित हेल्प हर फ्रेंड्स। ठीक है, रोहित हेल्प हर फ्रेंड। तो ठीक है, आप आपने लिखा रोहित हेल्प्स हर फ्रेंड, तो हमने क्वेश्चन पुटअप किया। क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे हम, रोहित हेल्प्स हुम, रोहित किसकी मदद करता है। ठीक है, तो हमने कहा सर उसके फ्रेंड की, क्या कहा, उसके फ्रेंड की। उसका फ्रेंड हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बन गया भाई, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में ओबीजे के बाद डॉट लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए भाई, थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा ही बॉट a रिंग। ही बॉट अ डायमंड इसके पहले हैज और यूज कर लो। ही हैज बॉट अ डायमंड नेकलेस। ठीक है, तो वह क्या खरीद चुका है, डायमंड का नेकलेस खरीद चुका है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। देखो पहले तो आप एक ए बी समझ जाया करो कि ये हमारी क्या है, वर्ब है। क्या बनने, ये वर्ब। वर्ब के बाद में जो आते हैं ऑब्जेक्ट होता है, या हमारा भी और भी सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ऑब्जेक्ट ही है ये। तो हमने क्वेश्चन पुटअप किया व्हाट से। क्या किया, क्वेश्चन पुटअप व्हाट से। कैसे क्वेश्चन पुटअप किया, ही हैज बॉट व्हाट, उसने क्या खरीदा, तो आपने कहा सर अ डायमंड नेकलेस। तो ये डायमंड का नेकलेस हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4, जैसे मैंने कहा दे टॉक टू मी या आई, आप बताएं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बना, मैंने कहा दे टॉक टू मी या आई। आपको तो पहले तो ये बताना है यहाँ मी आएगा कि आई आएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बताना है कि इन दोनों में से इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमने क्या किया, हमने सर सेम वही पैटर्न अपनाया कि आपने कहा है सर अगर हमें ऑब्जेक्ट को पता करना है तो हुम या व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा है हमने पर्सन्स की बात चल रही है, तो दे टॉक टू हुम, वे किससे बात करते हैं, तो आपने कहा मुझसे। किससे बात करते हैं, मुझसे। तो मुझसे की जगह क्या आएगा, मी आएगा कि आई आएगा, बताओ इसमें क्या सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा,
देखो भाई, हमने पर्सनल केस और पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था कि आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मी है ये हमारा सही हो जाएगा और ये जो आई है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें कौन बन गया? तो हमारा जो मी था ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? मी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट को एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे दिख रहा है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 जैसे मैंने कहा सी मेक्स आ डिश। मैंने कहा सी मेक्स आ डिश, वह एक डिश बनाती है। तो आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए फिर से भाई हु या व्हाट में से किसी एक से क्वेश्चन पुट अप करना है। आपने देखा यहाँ आ डिश आ रहा है, मतलब वर्ब के बाद एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन में पुट अप किया सी मेक्स व्हाट, वह क्या बनाती है? तो आंसर आया डिश बनाती है। क्या बनाती है? डिश। तो हमारा जो डिश है ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं हम और ऑब्जेक्टिव केस को यूज करना सीख रहे हैं कि यहाँ देखो सब्जेक्ट के वर्ब के बाद क्या आएगा? मी आएगा। चलिए जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में मैंने कहा ही आस्क्ड यहां बताएंगे आप ही आस्क्ड यू नहीं लग रहा है, बढ़िया। ही आस्क्ड मी या आई वेयर आर यू गोइंग टुडे। ही आस्क्ड मी आई वेयर आर यू गोइंग टुडे। वह मुझसे पूछती है कि तुम आज कहाँ जा रहे हो। ठीक है, वह मुझसे पूछता है कि तुम आज कहाँ जा रहे हो। तो देखो भाई, अब हमें इस वाले बाद वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस तरह से सेंटेंस में बताना है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको बताना है कि यहाँ मी आएगा कि आई आएगा। तो हमें कैसे बताएंगे भाई? हमने फिर वही क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, हमने हुम से क्वेश्चन पुटअप किया तो हमें पता चला सर ही आस्क्ड हुम, किससे पूछती है? मुझसे। तो मी आएगा, यहाँ पे आई नहीं आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे। बाकी के हमारे जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं किस प्लेस पे यूज किए जाते हैं ये हम टेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम सेंटेंस स्टार्ट कर चुके होंगे तो वहाँ हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्लेस बदल जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ सब्जेक्ट आएगा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे सेंटेंस की जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा, कंजंक्शन नहीं पढ़ा। अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है कि बाकी की जो सेंटेंस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस की यूजेस हैं वो हम आपको धीरे धीरे जिस क्लासेस में आते जाएंगे वहाँ पे आपको नोट कराते चलेंगे। चलिए आप लोग फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि हमें करना है कंपैरिजन। तो यहाँ पे लिख लीजिए कंपैरिजन ऑफ टू पीपल। दो लोगों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ टू पीपल। देखिए भाई, जब भी हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन हमेशा समान लोगों के बीच में होता है, समान कैटेगरी के लोगों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि मेल का अगर हम फीमेल से कंपैरिजन करें तो भाई इस बेसिकली तो गलत है, लेकिन इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई हमें कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन में हमारा सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है, लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स के साथ कंपैरिजन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे फटाफट नोट करेंगे कि कंपैरिजन होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ। एरो का साइन इसलिए ऐसे मैंने बनाया हुआ है कि जिससे आप ये समझ पाए कि कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं तो भाई ये गलत है।
इंग्लिश ग्रामर कहती है कि कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में होगा, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। समझ में आई बात? चलिए अब हम समझते हैं केस ऑफ टू पीपल, कंपैरिजन ऑफ टू पीपल। तो यहां पे लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारा कहता है, क्या कहता है केस फर्स्ट? केस फर्स्ट कहता है when we compare, नहीं इसको ऐसे ना लिखो, when we do the comparison between two people, between टू पर्सन लिख लो, ठीक है। we use comparative conjunction like as, comma, then in the sentence। चलिए भाई समझिए, हिंदी मीडियम वाले फटाफट नोट करेंगे। जब हम दो पर्सन या पीपल्स लोगों के बीच में, जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं तब उनके साथ या तब उस सेंटेंस में तुलना दिखाने के लिए हम कंजंक्शन एज और देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एज और देन का यूज करते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर कैसे हम कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम्पल में मैंने कहा ही इज एज इंटेलिजेंट एज, अब आप बताएंगे यहाँ मी आएगा, आई आएगा। देखो भाई मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंपैरिजन होगा वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं पे भी इतने पार्ट में कहीं ऑब्जेक्ट दिखा? नहीं दिखा। तो सिंपल सी बात तो ये आ गई कि हमें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करना है। इसमें देखिए सब्जेक्टिव केस हमारा ही हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा जो कंपैरिजन होगा सब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा। क्या इसमें सब्जेक्टिव केस मी है? नहीं है। आई है? बिल्कुल है सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस, ये मी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, इसी क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, ही इज एज इंटेलिजेंट एज सी इज। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा जो सेंटेंस है सही है, बिल्कुल। क्या है? ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका हम इसको और लिख सकते हैं इस तरीके से, ही इज एज इंटेलिजेंट एज सी इज इंटेलिजेंट। देखिए भाई हमने एक ही सेंटेंस को 3 बार लिखा है, लेकिन तीनों बार में अलग अलग अंतर है। भाई देखो, ही इज, इसमें हमें सब्जेक्ट के बाद मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट था, इसके बाद कुछ नहीं था। इसमें हमें देखने को मिला कि हाँ सब्जेक्ट के बाद कुछ है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद बहुत कुछ है भाई, हेल्पिंग वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें ही समझना है कि सर अगर पेपर में भी हमें ऐसे तारीफ के से 3 क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट के लिए आ जाएं तो इसमें से हम किसको चुनें। तो देखिए भाई, पहले तो हमें समझना है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से करते हैं। देखो भाई, यहाँ इस सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ था, इसलिए हमें समझ में आ गया क्या था कि सर सब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन करना है, इसलिए हमने यहाँ सब्जेक्टिव केस आई यूज किया। अगर देखो ऐसा सेंटेंस आया, ही इज एज इंटेलिजेंट एज शी इज, तो यहाँ शी की जगह हमें अब ऑप्शंस में देखने को मिल सकता था हर।
क्या मिल सकता था, अगर यहाँ शी के साथ यहाँ मैं कहूँ यहाँ क्या आ जाता, हर, क्या आ जाता, हर, तो क्या आप हर लिखते? आपको पता है कि मेन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, और आप इसको टिक करते क्या, नहीं करते। और आपको समझना चाहिए था कि भाई इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, तो होगा ही। अगर आप इस चीज को, आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते, नहीं सर हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे, तो एग्जामिनर भी आपको कहेगा कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा कंपैरिजन 0 नंबर से करेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए हमें हमेशा इंग्लिश में जो रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, उनको फॉलो करके ही चलना है। तो हमने ही का कंपैरिजन करेंगे, तो सब्जेक्टिव केस क्या है, सी है, तो हमारा सी सही हो जाएगा, और हर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये हमारे इंप्रूवमेंट, यही क्वेश्चंस बनते हैं पेपर्स में, ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज एज इंटेलिजेंट एज शी इज इंटेलिजेंट। इसमें देखो भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन फिर से सब्जेक्ट करना, सी सही है, इज इंटेलिजेंट एक पूरा सेंटेंस सही है। अब बात आती है सर प्रायोरिटी की, कि हम सर किसको प्रेफरेंस दें। तो हमारे जो सबसे सही आंसर है, सटीक आंसर है, वो हम कहेंगे कि आपको जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है वो आप किसको देंगे। आप लोग में से बता सकता है कि कोई, कि हम इस सेंटेंस में, जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, इस सेंटेंस में हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे। देखिए भाई सबसे ज़्यादा अगर हम कहें बात प्रेफरेंस की, तो हमें इस वाले सेंटेंस को, जो सेकंड वाला प्रेफरेंस है, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस, इसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। और ये हमारा जो सेंटेंस था, इसे हम इस टाइप के सेकंड को सेकंड प्रेफरेंस देंगे, सेकंड प्रेफरेंस देंगे। और इस वाले को हम थर्ड प्रेफरेंस देंगे, क्या देंगे, थर्ड प्रेफरेंस देंगे। समझ में आई बात। तो हमारा सेंटेंस में अगर इंप्रूवमेंट के लिए आएगा, तो हम इस वाले क्वेश्चंस को टिक करेंगे, और यही हमारा क्या बनेगा, सबसे बेस्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, सबसे बेस्ट आंसर बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा मैंने, ही is as tall as, he is as tall as me, he या him, नहीं he she या her लिख लो, she या her, इसके बाद मैंने लिख दिया is। देखिए भाई, he is as tall as she, her या is। अब आप बताएंगे इन दोनों में क्या आएगा। देखो भाई इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ, तो हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। मान लीजिए आपको ये पता ही नहीं होता कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। इसलिए हमें पहले ये पता होना चाहिए था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, इसलिए हमने इसको पहले समझा। तो हमारा सब्जेक्टिव केस यहाँ सी है, हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम नहीं लिखेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, ही इज, थर्ड एग्जाम्पल, he is more smarter than, he is more smart than, he is more smart than। अब देखिए भाई, he is more smart than, her I, हाँ ये दो एग्जाम्पल्स हैं बस। देखिए, ही इज मोर स्मार्टर देन, आई की जगह यहाँ पे सी ही लिखो भाई, एग्जाम्पल सी का ही लेते हैं। एक मिनट, इसको ऐसा कर लो, इसको यहाँ पे बना दो शी, और इसको लिख लो यहाँ पे, अब आएगा हिम और हर। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, कुछ सेम हो रहे थे वरना ये। सी इज मोर स्मार्ट देन हिम या हर। तो भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन का चल रहा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन चलेगा तो हम सब्जेक्टिव केस के साथ चलाएंगे, सब्जेक्टिव केस के साथ चलाएंगे। तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हमारा, ही, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और ही के बाद हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख देते, और अच्छी बात नहीं थी, कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया कंपैरिजन। चलिए आप लोग इसको कर ले, फटाफट नोट करिए, फिर हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन 3 पीपल्स। नोट करिए, समझ में तो आ रहा है ना। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो भाई। चलिए भाई बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है व्हेन
सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। क्या हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या सब्जेक्ट बनेगा और क्या ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि हमारा यू क्या है, जैसे कि हमारा यू आता है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मैंने कहा एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथ, you are better, you are better than him या ही। देखिए भाई क्या आएगा, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथ यू आर बेटर देन हिम या ही। तो क्या इसके साथ हमारा क्या आएगा, देखो भाई हम यहाँ यू का कंपेरिजन, मतलब यहाँ पे भी तुम जो पर्सन, दोनों सेम पर्सन है, अब दोनों मतलब मेल की ही बात चल रही है, तो उन दोनों का कंपैरिजन हम एक दूसरे से कर रहे हैं, मतलब सेम मेलों का, सेम टाइप के इंसान थे, उन्हीं का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमने कंपैरिजन में देखा यहाँ सब्जेक्टिव केस यू है, और तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही यूज होगा। तो यहाँ पे जो हिज हिम आया है ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा ही क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा एज अ चाइल्ड he is naughty, he is naughty, he is more naughty, he is more naughty than him रोहित। भाई क्या आएगा, देखो भाई हम सब पर्सन का पर्सन से ही, मतलब थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन यहाँ है, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो हिम गलत हो जाएगा और ये रोहित हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है when we do the comparison, between three people और पर्सन, ठीक है, तब हमारा कंपैरिजन कैसे होगा। देखिए भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा he knows to me, he knows to me more than her, ठीक है, ये लिखा मैंने। सबसे पहले तो आप लोग इसका मतलब बताइए कि क्या है। देखो भाई सुनिए, he knows to me more than her, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो अच्छी बढ़िया, शी। देखिए भाई इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बशर्ते आपको समझना ये है कि यहाँ हर आना चाहिए या शी आना चाहिए। देखिए भाई इसका मतलब क्या होता है, पहले इस सेंटेंस को ही समझाता हूं मैं आपको। क्या लिखा मैंने, ही नोज टू मी, एक इसका मतलब ये हो गया। दूसरा ये सेंटेंस था, इसका मतलब क्या लिखा है, ही नोज टू हर, ठीक है। एक तो मतलब ये पहले वाले केस हर के लिए हो गया।
अगर हम हर की जगह सी लिखते हैं तो हम यहाँ पे सी नोज टू मी। देखिए भाई, अब समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अब ये सी नहीं है, क्या हो गया सेंटेंस हमारा, ही नोज टू मी मोर देन हर। ठीक है, तो हमने कहा ही है, एक लड़का है ही, वो मी को जानता है और हर को जानता है, लेकिन मोर देन जिसके पहले मोर देन लिखा होता है वो उसे कम जानता है, उससे पहले वाले को ज़्यादा जानता है। तो ही नोज टू मी मोर देन हर, तो ही नोज टू मी किसको उससे ज़्यादा जानता है, ही नोज टू हर से ज़्यादा वो मी को जानता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि एक ही था और वह दो लोगों को जान रहा था। क्या हो गया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही है, एक लड़का ही है, वो दो लोगों को जानता है, मी को भी और हर को, लेकिन वो मी को ज़्यादा जानता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख लो फटाफट, एक लड़का दो लोगों को जानता है, दो लोगों को जानता है, जिसमें वह मी को ज़्यादा जानता है, जिसमें वह मी को ज़्यादा जानता है। ठीक है, वो मी को ज़्यादा जानता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, अगर हमारा हर नहीं होता तो क्या बनता, तो बनता हमारा ही नोज टू मी। फिर जब हमारा सी होता सब्जेक्ट, क्या होता, सी सब्जेक्ट होता, तो हम लिखते सी नोज टू मी। ठीक है, और ये मी वाले को ज़्यादा जानता। ठीक है, तो वो मैंने पहले ही अपना साइन लगा दिया ग्रेटर का, कि वो किसको ज़्यादा जानता है। तो देखिए भाई, ही भी जानता है मी को, और सी एक लड़की है, वो भी जानती है मी को। तो मी तो दो जानने वाले एक लोग को जानते हैं, यहाँ पे दो लोग क्या जानना है, एक लोग को जानना है। इसमें क्या हो गया, दो लोग एक पर्सन को जानते हैं, एक पर्सन को जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता कि नहीं, बताइए भाई। कोई किसी को डाउट है इसमें, बताइए भाई, कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो नहीं है डाउट तो हम तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया फर्स्ट, इसी को हो रहा है, तो चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा ही लाइक्स मी मोर देन हर। ठीक है, ही लाइक्स मी मोर देन हर। तो देखो भाई, यहाँ हमारा ही क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये मी हमारा इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे भी हमारा हर आया है, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें इतनी सी बात समझ में आई कि सर यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन चल रहा है। मतलब एक ही था जो मी को भी जानता था और हर को भी जानता था, लेकिन वो मी को ज़्यादा जानता था। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थर्ड वाला, जैसे मैंने लिखा she likes pizzas more than burger। देखो भाई, बर्गर से ज़्यादा वो चाहती है, तो कंपैरिजन हम क्या कर रहे हैं। अब देखो भाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
और ये भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होगा ये कि सब्जेक्ट होगा, अब आप लोगों को बताना है। देखिए भाई, हम कभी भी इंसान का कंपैरिजन किसी मटेरियल से या किसी खाने पीने की चीज़ से कभी नहीं कर सकते। हमने कहा था सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। यहाँ देखो, पिज़्ज़ा एक खाना की रेसिपी, हमारा फूड है, और ये बर्गर भी हमारा एक फूड है, तो इन दोनों का ही कंपैरिजन होगा, सी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। इसलिए हम इस बर्गर को सब्जेक्ट नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आगे का हमारा नेक्स्ट अगला क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए भाई, तो अब बात ये आती है कि सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है हमारा, जब यू के बाद वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है, तब यू सब्जेक्ट होता है। तब यू सब्जेक्ट होता है, अदरवाइज यू ऑब्जेक्ट होगा। अदरवाइज वह ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसे। देखो भाई, एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, ही लाइक्स हर मोर देन यू। अब आपको इसमें बताना है कि यू सब्जेक्ट है कि हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है कि यू हमारा सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए भाई, यू के बाद हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला, ना ही हेल्पिंग वर्ब लिखी है, ना ही मेन वर्ब लिखी है। तो ये हमारा जो यू है वे क्या किसकी तरह ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ कंपेरिजन हमने किसके साथ किया, इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो कंपेरिजन इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हुआ है कि कौन इसमें ज़्यादा पसंद करता है। तो हर कोई ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा, he likes her more than। देखो भाई, यहाँ लाइक से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चली, तो यहाँ इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ आ जाएगा यू डू। अब देखो भाई, यहाँ यू जो है हमारा क्या बन गया, यहाँ पर अभी यू के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो यू हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं। सब्जेक्ट का किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हम कर रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, जैसे मैंने नेक्स्ट लिखता हूं मैं, थर्ड वाला मैंने लिखा, सी नोज हिम मोर देन यू डू। अब देखो, डू आ गया तो ये सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमने इस सब्जेक्ट के साथ किया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए भाई, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है और कंफ्यूजिंग है, ये बहुत ही अच्छा है। हमें इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं इसको, कॉमन सेंस हमें यूज करना है। जैसे देखो, कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको लिख लो कॉमन सेंस बगल में। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, मतलब यहाँ अभी तक आपने क्लास ध्यान से सुनना है, समझ रहे, देख रहे हैं,
तो आप इसके क्वेश्चंस के आंसर को बता पाओगे, वरना तो आप गलत करोगे ही करोगे। आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन शी या हर। बताइए भाई फटाफट, मैंने अभी पिछले कॉन्सेप्ट में ही कंपेरिजन पढ़ के करके बताया था। बताएंगे आप लोग इसमें क्या आएगा हमारा, कि हमारा क्या आंसर सही बनेगा। यू लाइक बनाना मोर देन शी या पपाया। चलिए भाई बताइए फटाफट क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी आपको हिंट दे चुका था पहले ही कि इसके साथ क्या होता है। हाँ बताइए फटाफट। चलिए भाई मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी, 3 एग्जाम्पल्स, समझदार होंगे तो आप लोग बता पाएंगे। भाई किसी को नहीं आ रहा है? देखिए भाई मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में कराया था कि हमारा सब्जेक्टिव केस का लिविंग थिंग्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ऐसा नहीं कि किसी इंसान की तुलना आप सब किसी के लिए सब्जी से कर रहे हो, किसी फ्रूट से कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने क्या लिखा, आई लाइक आइसक्रीम मोर देन शी। भाई शी को, आपको सी से ज्यादा पसंद आइसक्रीम है क्या? नहीं भाई गलत हो जाएगा। क्या यहाँ पे हर आएगा? बताओ भाई क्या की यूज करें। अगर हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे तो हम आई और शी की कंपैरिजन करेंगे। अगर हम यहाँ हर करेंगे तो हम हर और आइसक्रीम का कंपैरिजन करें। तो हर और आइसक्रीम का कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा सी। तो सी को जो है आई को जो आइसक्रीम पसंद है वो सी की तुलना में ज्यादा पसंद है। मतलब एक दो लोग हैं, एक शी है उसको भी आइसक्रीम पसंद है और एक आई है उसको भी आइसक्रीम पसंद है, लेकिन आई को ज्यादा आइसक्रीम पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू लाइक बनाना मोर देन शी या पपाया। भाई अब हमें बताना है कि इसमें क्या आएगा। यू को पसंद है बनाना मोर देन शी से ज्यादा पसंद है या पपाया से ज्यादा। तो भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो हम कर नहीं सकते, मोर की बनाना की बात चल रही है, तो भाई बनाना जो है उसको पसंद है किससे, पपाया से। तो यहाँ शी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, पपाया। शी और ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ अगर शी भी लिखते हैं हम तो यू का कंपैरिजन शी से होता, किससे होता, सी से होता। इसलिए यहाँ पे हम शी ना लिखकर, वैसे तो दोनों से ही हो जाएंगे, यहाँ हर लिखा जाए। हर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पपाया आ जाएगा, क्योंकि पपाया जो उसको बनाना से ज्यादा पसंद है। शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर। भाई इंग्लिश से ज्यादा हर से ज्यादा इंग्लिश बोलता है, ये तो गलत बात होगी ना। तो यहाँ हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो यहाँ पे हम हर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये दिख रहा है ना यहाँ पे नीचे, पहले तो ये बताओ, हर के नीचे हर दिख रहा है, लेकिन मैं आपको देखो यहाँ इसको सर्कल करके इसी के साइड में लिख रहा हूँ, मतलब हर की देखो, हर तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से कर रहे हैं। अब वहां पे हरा लिखा है, इसलिए उसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, शी। अभी सब्जेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हमें इसके अकॉर्डिंग स्पीक्स लिखा है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, सी के साथ डज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इस तरीके के हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस हमारी कॉन्सेप्ट बनती है। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद हमारा आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और है, 2 कॉन्सेप्ट और है, फिर हमारा पर्सनल प्रोनाउन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पोजीशन ऑफ
पर्सनल प्रोनाउन। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने पढ़े थे 3 टाइप के पर्सन। क्या पढ़े थे? 3 टाइप के पर्सन। एक तो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारे आते हैं आई कॉमा बी। दूसरे हमारे होते हैं सेकंड पर्सन। क्या होते हैं? सेकंड पर्सन, जिसमें आता है हमारा यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। क्या आता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे क्या आते हैं? ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, और किसी का जो नाम आता है ये भी हमारा क्या रहता है? थर्ड पर्सन में ही रहता है। तो अब बात आती है सर ये पोजीशन हमें क्यों पढ़नी है? तो बढ़िया एक अच्छी सी हेडिंग डाल लो, व्हाई यूज पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन हम क्यों पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन यूज करना चाहते हैं? तो आपने देखा होगा कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इस इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इस इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या करना है कि हमें हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं। हम इसको रिलेटेड टू अवर लाइफ। हम इसको क्या करते हैं? हम अपने जीवन में यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, ठीक है। केस ऑफ रिस्पेक्ट। अगर हमें क्या है कि हम भाई अपने जीवन में इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब भी हम इंग्लिश में बात करें तो सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर बात करें। अगर हम 2 लोग खड़े हैं, 2 लोगों ने कुछ काम किया है, 3 लोगों ने, और हम कहें मैंने ये काम किया है, तो भाई बाकी के 2 लोगों को बुरा लग जाएगा। अच्छा, तुम ही ने अकेले काम किया, हमने कुछ नहीं किया। तो वो कहेंगे, इसलिए हम पहले क्या है, आप जब भी कहीं भी आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपको पहले ये कहना चाहिए कि इन्होंने, तुमने, इन्होंने, उसने और मैंने ये काम किया है। तो इस तरीके से हमें बताना चाहिए। तो उनको लगेगा बताओ यार कितना अच्छा लड़का था, उसने सब पहले क्रेडिट हमें दिया कि भाई भैया ने काम कराया, इन भैया ने काम कराया, फिर हमने काम किया, तो हम सभी ने मिलके काम किया। तो सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा जाता है, कहते हैं हाँ अच्छा बंदा है, इसलिए सारा काम का क्रेडिट खुद नहीं लिया बल्कि हम लोगों को दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसमें हमारा 2 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? केस नंबर फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा हिंदी में लिखवाऊंगा। केस नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? केस नंबर फर्स्ट कहता है जब सेंटेंस में पॉजिटिव टॉक, क्या हो? पॉजिटिव टॉक मतलब अच्छी बातें चल रही, कोई खराब बात नहीं हो, ठीक है, सभी लोग अच्छी बातें कर रहे हो। जब सेंटेंस में पॉजिटिव टॉक की जाती है तब पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस, निम्न होता है। मतलब नीचे लिख रहा हूं मैं, क्या हुआ? देखो भाई, जब भी हम ऐसा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? बताइए, क्या हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे? तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है टू, मतलब कि सेकंड पर्सन, फिर आता है हमारा थर्ड पर्सन, इसको ऐसे लिखो थर्ड नंबर में, थर्ड पर्सन, इसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन। भाई थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और किसी भी का नाम हो। नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन में आता है आई। देखो मैंने आई अकेला यहाँ क्यों लिखा, क्यों बी क्यों नहीं लिखा? देखिए भाई, जब हम पॉजिटिव टॉक करते हैं तो पॉजिटिव टॉक में क्या होता है कि बी की केस ऑफ वी,
बी के केस में क्या होता है, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। केस ऑफ बी में क्या हो जाता है कि बी पहले आता है, ठीक है, क्या आएगा, बी पहले आएगा, बी के बाद आता है हमारा मतलब फर्स्ट पर्सन, फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड पर्सन यू, ठीक है, क्या आएगा यू, फिर उसके बाद आएगा हमारा थर्ड पर्सन ही सी इट और किसी का नेम, ठीक है। ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया, सेकंड लिखा हुआ है, और ये थर्ड लिखा हुआ है, ये थर्ड पर्सन हो गया हमारा। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कहा ही आई एंड यू, मैंने लिखा ही आई एंड यू डिड दैट वर्क, डिड दैट वर्क, ठीक है। तो देखिए भाई, क्या ये सीक्वेंस सही है, हमें ये समझना है। देखो भाई, सिंपल सी बात, इस सेंटेंस में हमें कहीं भी किसी भी ऐसी नेगेटिव बात का सेंस नहीं मिल रहा कि जिससे हम कहें कि ये तो गलत हुआ है, इसमें ना ही किसी नुकसान की बात की है। तो इस सेंटेंस में कैसी टॉक हो रही, पॉजिटिव टॉक हो रही, पॉजिटिव टॉक हो रही, तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है बी है क्या नहीं है। तो हम इस केस ऑफ बी को यूज नहीं करेंगे, अब हम ए वाले केस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा सेकंड पर्सन, तो इसमें सेकंड पर्सन क्या है, तो इसमें सेकंड पर्सन है हमारा यू। तो इसके आंसर में यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम पूरा रिप्लेस कर देंगे। तो पहले आएगा यू, यू के बाद क्या आएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है इसमें ही, तो ही हमारा ही आ जाएगा। फिर क्या आएगा एंड, फिर इसमें क्या आएगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या आई, अब ए आ जाएगा, बाकी हम सारा लिख देंगे, पूरा हमारा क्या हो जाएगा आंसर्स में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नीचे दिख रहा है यहाँ पे, और चलिए यहाँ मैं साइड में बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट तो हो जाए इसी पेज पे। देखो भाई यहाँ से क्लोज्ड है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने कहा वी यू एंड सी पेंटेड दिस चेयर, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस में भी पूरी पॉजिटिव टॉक की बात चली है भाई। तो इसमें बी यू एंड सी के सीक्वेंस को हम चेंज करेंगे। बी है तो हम बी सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, बी को ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे। बी के बाद हमारा क्या आएगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है, इसको थोड़ा चेंज कर लो भाई, वरना ये तो सेम ही हो जाएगा शी, और यहाँ क्या हो जाएगा यू। तो बी के बाद क्या आएगा सेकंड पर्सन यू, फिर क्या आएगा हमारा थर्ड पर्सन एंड शी, बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं भाई, एग्जांपल नंबर थर्ड, जैसे मैंने कहा आई शी एंड यू has already completed this project, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को वो लोग क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर वही बात, हमें इसमें सीक्वेंस को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो बताइए भाई, पहले क्या आएगा, इसमें बी नहीं है तो केस ऑफ बी हम यूज नहीं करेंगे, तो नॉर्मल केस यूज करेंगे हम 2 3 1 वाला। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा भाई, आपको ये रटना नहीं है कि 2 3 1 क्या है। चलिए तो इसमें बताइए सबसे पहले क्या आएगा हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है हमारा यू, फिर इसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है हमारा सी एंड आई, ये आ जाएगा, बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। इस तरीके से हम कर पाएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, समझ में आ गया है तो फटाफट इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कल, पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए भाई नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 को भी मैं हिंदी में बताऊंगा पहले। केस नंबर 2 में हमारा क्या है, केस नंबर 2 कहता है जब सेंटेंस में नेगेटिव टॉक की जाती है, जब सेंटेंस में नेगेटिव
टॉक होती है, नेगेटिव टॉक होती है, तब पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस, पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस, प्रोनाउन का सीक्वेंस का सही सीक्वेंस, सही सीक्वेंस क्या होता है? पहले आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और बी चाहे कुछ भी हो उसको लिखेंगे। फिर आएगा हमारा सेकंड पर्सन, क्या आएगा? सेकंड पर्सन यू होता है। इसके बाद आएगा हमारा थर्ड पर्सन, क्या आएगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आते हैं हमारी? ही, शी, इट, नेम एंड दे। ठीक है, ये हमारा थर्ड पर्सन में आता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा शी, आई एंड यू इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इस लॉस के लिए हम लोग जिम्मेदार है। भाई नेगेटिव बात हो रही है, कुछ खराब हुआ है, तो पहले तो हमें सीक्वेंस समझ में आ गया सेंटेंस पढ़ने के बाद कि इसमें नेगेटिव टॉक चल रही है। नेगेटिव टॉक चल रही है तो हम इसमें इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पर्सन आएगा पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का इसमें क्या है? एग्जाम्पल आई। तो यहाँ हमारा इंप्रूवमेंट में क्या हो जाएगा? आई के बाद सेकंड पर्सन क्या है हमारा? यू, एंड इसके बाद आएगा हमारा थर्ड पर्सन शी, और ये बाकी हमारा। अब देखिए तीन लोगों की बात हो रही है, तीन लोग हैं तो सिंपल सी बात, सिंगुलर तो रहा नहीं, इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर, बाकी सारा सेम रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? जैसे मैंने कहा यू, शी एंड वी डिड बी डू दिस मिस्टेक। हमने मिस्टेक की है, ठीक है। तो भाई देखिए इसमें क्या सीक्वेंस होगा? इसमें सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा? वही सीक्वेंस रहेगा। फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, तो फर्स्ट पर्सन में क्या है? वी, फिर सेकंड पर्सन में क्या आएगा? यू, एंड थर्ड पर्सन में क्या आएगा? शी, ठीक है। यहाँ डू के साथ डच नहीं है, तीन लोग हैं तो हमेशा प्लूरल फॉर्म वर्ब आती है, बाकी की हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा शी, यू एंड आई are responsible for this major accident। ठीक है, इस बड़े एक्सीडेंट के लिए कौन कौन जिम्मेदार थे? तीनों जिम्मेदार थे। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? तो पहले आएगा फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में यू, एंड थर्ड पर्सन में हमारा शी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही सीक्वेंस हो जाएगा और हमारा सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। चलिए, तो आज की हमारी ये थी क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आएगी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे समझ में आए होंगे। इसमें लास्ट के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, वहाँ पर उसमें से कॉन्सेप्ट्स में के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, बाकी की कल करते हैं, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर जैसे प्रोनाउन कल करते हैं। चलिए मिलते हैं कल। अभी आपको सही दिख रहा है? नहीं, अब क्लियर होगा थोड़ा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है।